जी को चुनाव हरा दिया था। ये लोकतंत्र में चलता रहता है। हम विदिशा जिले में लगातार 5 सीटें जीतते हैं। अगर हम पिछले 5 चुनाव की बात करें तो हम 4-5 साइट जीतते हैं, और अगर 90% हमारा विनिंग परसेंटेज है तो ये सवाल पूछने लायक है ही नहीं। एक आध चलता रहता है, ये तो चलता तो रहता है, लेकिन एक एक सीट मायने रखती है सर विधानसभा ये चुनावों बात सही है, एक एक सीट मायने रखती है, लेकिन पट्टा कभी किसी पार्टी का नहीं होता किसी भी सीट पर। ये सब चलता रहता। मध्य प्रदेश में ऐसी कम से कम 40 सीटें थीं जो 2003 के पहले 8-8, 10-10 चुनाव कांग्रेस जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद जीतना शुरू किया। राहुल सिंह चुनाव हार गए, हजारी लाल जी चुनाव हार गए, सुभाष यादव जी चुनाव हार गए, बड़े बड़े नेता चुनाव हारे। तो ये लोकतंत्र का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है ये। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये तो चलता रहता है। पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी तो है, लेकिन इस बार 200 पार का नारा भी मिल गया है केंद्र की तरफ से। तो क्या तैयारी है इस बार खास तौर पर विदिशा जिले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है आप भी प्रबल दावेदार हैं इस सीट को लेकर? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, हमारा जो संगठन है, हमारा संगठन चरैवेती के नारे के साथ चलता है। 365 दिन हमारे कार्यक्रम होते हैं संगठनात्मक, और स्वाभाविक रूप से संगठन इसीलिए काम करता है कि जब हम चुनाव के मैदान में जाएं तो सरकार की, अगर हमारी सरकार है तो हम हमारी उपलब्धियां बताएं, और अगर सरकार नहीं है तो हमारा वैचारिक जो हमारा अधिष्ठान है, उस वैचारिक अधिष्ठान के माध्यम से, एकात्म मानववाद के माध्यम से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से, पंचनिष्ठाओं के माध्यम से हम हमारी समाज के अंदर अपनी उपस्थिति को, हम धमाकेदार उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, जिसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 5वीं बार फिर बनने जा रही है। आप इंतजार कीजिए। इंतजार तो देखिए सर, जनता बताएगी कि किसकी सरकार फिलहाल बनने जा रही है। लेकिन लाडली बहना योजना, विदिशा में भी कई फॉर्म्स रजिस्टर हुए हैं। कांग्रेस ने एक पैरेलल योजना लाकर खड़ी कर दी है, नारी सम्मान योजना। शशांक जी भी फॉर्म भरवाते रहते हैं नारी सम्मान योजना के, हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना कंपटीशन हो गया, सरकार में आने के पहले ही उन्होंने योजना लाकर खड़ी कर दी। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब सरकार ही नहीं बनेगी तो नारी सम्मान योजना क्या करेगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, तो फिर कांग्रेस ने जो आज अपने वचन पत्र में जो भी रखे होंगे वो किस काम के हैं? सरकार तो भाजपा की बनेगी ना। आज अगर आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में रह करके आप तो ये कहते हैं कि हम हर घर को 2-2 तोला सोना देंगे, हर घर को हर दिन 2 किलो आटा देंगे, 2 किलो चावल देंगे, हम कुछ भी कह सकते हैं विपक्ष में है। तो जब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, तो फिर से बनेगी। आज विपक्ष में रह करके आप अपने एजेंडे में कुछ भी शामिल कर लें, पब्लिक जनता उसको विश्वास तो करे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है वो धरातल पर इम्प्लीमेंट हो गई, दूसरी किस्त जारी हो गई, लोगों को पैसा मिल गया, तो लोग जो पैसा जो प्रैक्टिकली जो दिखाई दे रहा है उस पर भरोसा करेंगे कि 1-1.25 साल बाद या 6 महीने बाद या 4 महीने बाद ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उस पर भरोसा करेंगे। जो हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है तो उस पर भरोसा करेंगे ना लोग। लाडली बहना योजना के अलावा सर विदिशा के मुद्दों की बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे विषय हैं जिनको आप बीच में लेकर जाने वाले हैं? क्योंकि सेंध लगाई है शशांक भार्गव जी ने इस सीट पर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? जनता को कैसे दोबारा से भरोसा दिलवाएंगे पार्टी के ऊपर? हमारे मुद्दे क्षेत्रीय नहीं होते, हमारे मुद्दे प्रादेशिक और राष्ट्रीय होते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के काम, यही हमारे मुद्दे हैं। हर चुनाव में हम वही लेकर के जाते हैं, अलग से कुछ नहीं। हमारी सरकार ने जिस तरह से समाज के कल्याण का काम किया, हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, तो ये सब हमारे मुद्दे हैं। और हम सब जनता के बीच जाएंगे, जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, हम फिर से सरकार में आएंगे। ठीक है, देखिए 40 साल तक बीजेपी के विधायक रहे, लेकिन 2023 में बीजेपी का कार्यालय यहाँ पर बना है। लंबा संसदीय मतलब करियर रहा यहाँ पर बड़े नेताओं का, एक विदेश मंत्री नहीं, एक मुख्यमंत्री है, लेकिन कार्यालय बनने में इतना समय क्यों लग गया? जबकि बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अभी 2023 में आके कार्यालय बना है। ये हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। पहले राष्ट्रीय कार्यालय, फिर प्रादेशिक कार्यालय, फिर संभागीय कार्यालय। अब ये पिछले 2 सालों से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि हर जिला मुख्यालय पर कार्यालय हमारे बनेंगे। ये सवाल इसलिए लाजमी नहीं है कि दूसरी पार्टियों के तो, कई पार्टियों के तो प्रदेश के कार्यालय नहीं है, संभाग के कार्यालय नहीं है। कांग्रेस का तो जिला मुख्यालय पर कार्यालय, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनना कल्पना से परे है, उनका तो कहीं कोई कार्यालय ही नहीं है। इसलिए हमारा कार्यालय बन गया, उस पर सवाल ये तो थोड़ा सा
प्रश्न लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं, लेकिन मजबूती लगातार बनी हुई है, चाहे कार्यालय रहे न रहे। आप तो कार्य समिति के सदस्य हैं, क्या कुछ रणनीति है? अब तो देखिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं, क्या रणनीति लेकर आ रहे हैं विदिशा जिले में इस बार, अलग क्या? मैंने पहले भी कहा, हमारे लिए जिला स्तर पर हमारी कोई रणनीति नहीं होती। हमारे मुद्दे राष्ट्रीय और प्रादेशिक होते हैं। जो मोदी जी का, माननीय मोदी जी का जो काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है, जैसा मैंने कहा, वो काम चारों तरफ हो रहा है। इंडिविजुअल किसी जिले में अलग से कोई काम नहीं होता। अभी हमारे विधायक जी बता करके गए, हरी सिंह सप्रे जी कुरबाई के विधायक, कि विदिशा जिले में कितना विकास हुआ है। और फिर स्वाभाविक रूप से आपको तुलना करना पड़ेगी 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, 2003 के पहले का विदिशा जिला और आज का विदिशा जिला। तो आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना ज़्यादा हुआ है, लोगों का रहन सहन कितना उठा है, किसानों की आमदनी बढ़ी है। तो यही तो मुद्दे हैं जो सरकार हमारी काम कर रही है। इंडस्ट्री में लगातार विकास कर रहा है, और एक जो खबर हमें मिली कि राजनीति में अराजकता नजर आ रही है। राजनीति में किस तरीके की अराजकता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? राजनीति में अराजकता, आप थोड़ा सा विषय को स्पष्ट करें। सर, अगर हम विदिशा जिले की राजनीति की बात करें तो क्या यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में अराजकता है? किस तरीके के विषय उठ के आ रहे हैं? आपका सवाल, मुझे लगता है शायद सवाल ये है कि लोगों के कहीं ना कहीं हम थोड़े से भटके हैं विदिशा जिले में। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। कौन भटक रहा है, किस तरीके की बातें अब हो रही हैं? ये तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपसे अच्छा कौन जानता होगा। नहीं सर, मैं चाहूंगी ना आप स्पष्ट करें। देखिए, ये व्यक्तिगत मैं किसी की बात यहाँ बैठ करके नहीं कर सकता। ये ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ मैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये ऑन द रिकॉर्ड ये डिस्कशन का विषय नहीं है। बस मैंने आपको ये एहसास करा दिया कि जो कटुता की राजनीति, जो नफरत की राजनीति विदिशा में हो रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा हो, चाहे कांग्रेस का कर रहा हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं इसको पसंद नहीं करता। राजनीति विचार मुद्दों पर होना चाहिए, विकास पर होना चाहिए चर्चा। और जिस तरह की मैं देखता हूँ आजकल डिबेट होती है, आज आपका ये जो कार्यक्रम हुआ, मेरे पास आपके जिले के संवाददाता संदीप आए। मैंने कहा मैं आपके कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा डिबेट में। तो इन्होंने कहा भाई साहब डिबेट नहीं है। मैंने कहा जिस तरह की डिबेट होती है, डिबेट में अराजकता होती है, उस अराजकता का मैं घोर विरोधी हूँ। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, मैं उसका विरोध करता हूँ। इनने कहा कि 1 to 1 डिस्कशन होगा, तो मैंने कहा फिर मैं उसमें जाऊंगा। बिल्कुल, देखिए सर, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, अलग अलग मानसिकताएं होती है लोगों की, उस बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप प्रबल दावेदार हैं, आप दावेदारी कर रहे हैं इस विदिशा जिले की सीट को लेकर। आपके, अगर हम पर्सनल इमेज की बात करें, तो लोग फिलहाल आपको कितना पसंद कर रहे हैं? क्या लगता है लोग आप पर भरोसा जताएंगे और बीजेपी को दोबारा ये सीट दिलवा पाएंगे? लोग कितना पसंद कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र मैं थोड़ा ही जारी करूंगा। ये तो आप जैसे मीडिया के जिम्मेदार लोग जारी करेंगे पब्लिक में सर्वे कराने के बाद कि मेरी क्या स्थिति है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं दावेदार हूं, और एक दावेदार के लिए क्या मापदंड होने चाहिए, वो सारे मापदंडों को पूरा करता हूं मैं। और हमारे संगठन से मांग करूंगा, मैं पार्टी से मांग करूंगा कि मैं दावेदार हूं, मुझे विधानसभा का चुनाव टिकट देना चाहिए। पार्टी भी तो सर्वे करवा रही है टिकट को लेकर, अलग से मैं सर्वे। वही कह रहा हूं कि जो मापदंड है एक प्रत्याशी के लिए, मैं अपने आप को उस पर खड़ा पाता हूं और लगातार सक्रिय हूं मैं। और स्वाभाविक रूप से एक जनप्रतिनिधि से जो कल्पना लोग करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो सक्रिय हो, लोगों के काम आए, लोगों के बीच रहे, किसी गरीब के आंसू पहुंचे, किसी मददगार अगर कोई है उसकी मदद करे, कोई गरीब बच्चा अगर फीस भरने से वंचित है उसकी फीस भरे, कोई मरीज अगर इलाज कराने से वंचित है उसका इलाज कराए। कोरोना जैसी महामारी अगर आई, उस कोरोना की महामारी में अगर आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप उस कोरोना की महामारी में घर से निकलें, तो हम निकले, हमने सेवा की, और उस हद तक जाकर सेवा की कि अपनी जान पर खेलकर सेवा की। लाखों रुपए हमने खर्च किए गरीबों के लिए। जो घरों में बैठे रहे लोग राजनीति की बात करते हैं, छाती ठोकते हैं, और जो घरों में बैठे रहे मैं उन पर लानत देता हूं। मैं उनको, किसी भी राजनीतिक दल के बोलो हो, जो लोग कोरोना जैसी महामारी जो 100 साल बाद आई थी, उसमें पीड़ित मानवता कराह रही थी, और उस पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए सभी जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए था। जो लोग आगे आए मैं उनको सलाम करता हूं, उनको मैं मस्तक झुकाता हूं उनके सामने। लेकिन जो लोग नहीं आए, जो सिर्फ राजनीति ही करना जिनका मकसद है, मैं उनको राजनीतिक लोग नहीं मानता। तो मैंने वो काम किया है कोरोना में, आप मेरे बारे में मालूम करिए। मैंने लाखों रुपए खर्च किए, और उस हद पर जाकर मेरी होटल थी। मैं एक दिन अपने सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, मेरी डेली रूटीन है। तो एक दिन मैं अपने घर से निकला, इसी सांची रोड पर रहता हूं मैं। तो मैं निकला तो मैंने ये देखा कि एक कार खड़ी थी सड़क के किनारे, एक शोरूम था, वहाँ सीढ़ियाँ बनी थी,
और एक कार खड़ी और सीढ़ियों पर 3 लोग सो रहे थे। एक महिला थी, होगी लगभग 45-50 साल की, 2 उसके बच्चे थे, एक बेटा बेटी। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि सड़क पर सो रहा है, ये कार के मालिक हैं। मैं निकला, जब मैं लौट के आया तो मैंने बड़ी हिम्मत करके, जब तक वो बच्चे जाग गए थे, उस बेटे से मैंने कहा बेटा आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? तो उसने बताया कि हमारे फादर, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, उसने बताया हमारे फादर उधर भर्ती है कोरोना में, सारे होटल बंद हैं, धर्मशालाएं बंद हैं, कोई घर में नहीं घुसने दे रहा रिश्तेदार, इसलिए क्या करें, कहाँ जाएं? तो रात हम यहाँ बिताते हैं, मेरी होटल है। मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं पूरी होटल जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों के लिए खोलूंगा। मैंने खोला, फिर मुझे लगा इनके लिए खाने के लिए नहीं है। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम सैकड़ों पैकेट भोजन के बंटवाता था मैं। सूखे राशन के मैंने लगभग 3000 पैकेट बांटे हैं, जिसमें पूरा किट होता था, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, नमक, तेल, मिर्च सब होता था। एक गाड़ी, जब मैंने एक और घटनाक्रम ऐसा हुआ कि एक मरीज को घर जाना था, बुजुर्ग था, तो एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, कह भाई साहब, अब मेरा चूँकि सामाजिक काम है तो लोग संपर्क में रहते हैं, उन्होंने कहा कि एक मरीज को घर जाना है, ऑटो बंद थे, तो मैंने एक गाड़ी, अपनी इनोवा कार, सिर्फ मरीजों को घर लाने ले जाने के लिए छोड़ी। कई मरीजों को हमने भोपाल भिजवाया, इंदौर भिजवाया, कुछ मरीजों को अगर अशोकनगर जाना है, रायसेन, बरेली जाना है, तो वो भिजवाने का काम किया। बिल्कुल सर, देखिए राजनेता का धर्म ही होता है जनता की सेवा करना, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने इस तरीके का काम किया, और आप जैसे नेताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जनता को, क्योंकि जो ज़रूरत के टाइम पर उनके काम आए।